तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कप्तान जो थे वो प्लान बना रहे थे कि यार ओल्ड मैन को बुलाना है, क्योंकि इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और कप्तान को पता चला था ब्लड स्मेल्टर के थ्रू कि मतलब अपने जो सेवेंथ मास्टर है उनका ब्रेक थ्रू भी हुआ है, मतलब पीछे ना पीछे वो कुछ ज़रूर खा रहे होंगे अब आके। अब ज़ू भी फिर यही सोचता है, क्योंकि देखो जब वो फॉरबिडन बाय द ज़ॉम्बी गया था तो उसने फ़ील किया था कि मास्टर की जो ऑरा है पहले से बढ़ चुकी है, मतलब ब्लड स्मेल्टर के बराबर की फ़ील हो रही थी। तो कप्तान की जो वो बुद्धिमत्ता थी उससे ज़ुग भी सहमत था। और देखो अब से डेली वीडियो आएगा, मैं बहाने नहीं करूँगा, थोड़ी चीज़ें थी अब लगभग सॉर्ट हो चुकी है। तो अब ज़ू जब सहमत हो जाता है तो कप्तान बोलते ठीक है फिर बात करते हैं मास्टर से, एक वॉइस मैसेज भेजते हैं और फिर कहते हैं लेकिन हमें मास्टर को ट्रिक करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए, फिर वो आ जाएंगे तो फिर हम उन्हें समझा देंगे। ज़ू थोड़ा संकोच करता है कि यार नहीं, क्योंकि कैप्टन की आंखों में एक अलग वो बदमाशी दिख रही थी। कप्तान का ये था कि एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। तो मास्टर यहाँ पर ना टॉप स्पीड में भागते हुए आए कि जैसा देखो हम ये कह सकते हैं कि हम में से कोई मरने वाला है, लेकिन एकदम रियलिस्टिक चाहिए। अगर हम लोग ये कहें कि मैं मरने वाला हूँ ना, तो वो भागते हुए चले आएंगे सब चीज छोड़ के। तुम्हें मालूम है मास्टर सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर मेरी सभी पूरी बॉडी भी ध्वस्त हो गई तो मेरा खोपड़ी सरवाइव कर जाएगा। मास्टर समझ जाएंगे कि हम लोग उन्हें मतलब चू बना रहे हैं। तो जू दिमाग लगाता है, अच्छा बोलता हम मैंने कोड मैसेज नहीं भेज सकते, कप्तान उसमें भी नकार देते। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कुछ ऐसा कोड सिस्टम है बात करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा जी, अगर सही दिखानी है तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा, तुम एक सप्ताह में रिकवर कर जाओगे। एक पैर और की कुछ हड्डियां तोड़ देता हूँ, चाकू को मार देता हूँ थोड़ा, तब मास्टर जब आएंगे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं कि ये स्कैम है, ये उन्हें लगेगा कि नहीं ये सच में हुआ है। अंदर से कप्तान अलग ही खुश हो रहे थे, मानो नाच रहे हो। ये कप्तान का कह सकते ना कि जब भी वो अपना सील तोड़ते थे, एक ऊपर लेवल पे जाते थे, तो उन्हें लगता था मैं तो बड़ा भाई हूँ तो थोड़ा पीटू पाटू तब तो पता चलेगा यार, नहीं तो वो जू से थोड़े कल्टीवेशन में नीचे चल रहे थे। अब जू मान लेता है, कमांड स्वर्ड निकालता है और एक वॉइस मैसेज भेज देता है ग्रैंड एल्डर को, स्वॉर्डसेट को, कोर्ट में जो रहते थे एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर वाले में, कि उम्मीद है कि आप ये मैसेज पास कर दोगे मेरे मास्टर को। तो बोलता है कि मेरा मास्टर को बोल दीजिए कि मेरा बड़े भाई एक लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की बट वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। शादी 3 दिनों में है और मेरे बड़े भाई की हिम्मत नहीं हो रही कि वो मास्टर से बात करे शादी के लिए, इसलिए मैं ये इनविटेशन मास्टर को भेज रहा हूँ। ये सुनते ही ग्रैंड एल्डर हंसने लगते हैं, समझ रहे थे शब्दों के बीच का खेल क्या है। उनका भी जवाब आता है कि तुम्हारे मास्टर काफी खुश होंगे ये सुन करके। जू भी इन्हें थैंक्स बोलता है, कमांड स्वर्ड को रख देता है। इधर कप्तान पूछते मुझे लग रहा है कुछ तो तुमने गड़बड़ किया है जू, जो प्लान हमने बनाया था तुमने वही मैसेज भेजा है। जू बोलता है आपको मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा मेरे बड़े भाई, अब इतना तो कर ही सकते हो। हालांकि कप्तान फिर भी कन्विंस नहीं हुए थे, बोलते छोड़ो। वो जू की पटाई करना शुरू करते हैं। उसके पहले जू बोलता है कि मैंने मैसेज ये भेजा है कि मेरे पर जहर वाला अटैक हुआ है, जहर कैसे निकालना मुझे पता नहीं है। जहरीला पौधा भी जू निकालता है और जू एकदम इनोसेंटली कप्तान की तरफ देखते हैं। और क्योंकि जू का कहना यह था कि मास्टर ये मान ही नहीं सकते कि मैं इंजर्ड हुआ हूँ ऐसे जगह पे, तो जहर मुझे किसी ने दिया वो ज्यादा सही बनता है। आप सोचो आपकी मैं डावा पॉइजन में अच्छा हूँ फिर भी इस जहर को निकाल नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब खतरनाक जहर होगा, तो मास्टर को आना पड़ेगा। और तो उसके बाद क्या करता है वो पौधा वौधा कुछ और जहरीले पाउडर में लाके खा लेता है। कप्तान को लग रहा था यार ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जू ने जो कहा था वो लॉजिकल तो था। लेकिन कप्तान कहते हैं अच्छा ट्राई किया तुमने छोटे भाई, मैं लगता है मैं इन चीजों में गिर जाऊंगा, मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा। अगर मास्टर कितना भी फास्ट है, मतलब टेलीपोर्टेशन पोर्टल वगैरह यूज करके, तो भी 3 दिन में तो नहीं, उससे ज्यादा ही लग जाएगा। कोई ना, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, तुम जहर खाते रहो, मैं जाता हूँ कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट इकट्ठा करता हूँ फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल का। कप्तान एकदम कॉन्फिडेंट थे और निकल जाते। कप्तान बाहर आ चुके थे, इनके हाथ में एक आंख जैसा बना हुआ था जिसमें वो देख रहे थे अभी भी कि जो जहर खा रहा है। कप्तान कहते इसको पता चल गया कि मैंने वहां पर एक आंख छोड़ी है देखने के लिए, मेरा रिसेंट सील मैंने तोड़ा है, अब तो जोकिंग सेंस नहीं कर पाएगा। कोई ना, मैं देखते रहूंगा। 2 दिन इस दौरान गुजर जाते हैं। तो अगर कोई टॉप स्पीड से आए ना तो 2 दिन की शाम हो चुकी थी, तो वो मतलब एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर से आ सकता है। और कप्तान भी इधर वापस आ चुके थे, जू के साथ बैठे थे। जू की बॉडी पर वो ग्रीनिश ब्लैक ऑरा दिख रहा था, लग रहा था कि भाई उसको किसी ने जहर दे दिया। कप्तान को अभी भी शक था जू पर। हो गया भाई अब मत करो। जू बोलता है कि अगर मास्टर को पता चल गया ना हमने स्कैम किया है, वो भी अच्छे से पिटाई करेंगे। इस दौरान कप्तान भी जू से कहते हैं मुझे भी थोड़े जहर दे, तो जू अचंभित हो जाता है। कप्तान फिर से बोलता है अरे तो जहर दे देता है। कप्तान भी खाने लगते हैं। समय बीतते इस दौरान 2 घंटे बीत चुके थे। बाहर एकदम उजाला उजाला हो चुका था। मास्टर सेवेंथ की वो आवाज आती रेड स्लिप से
कि तुम दोनों किधर हो। अब जैसे ही मतलब मास्टर सेवेंथ की आवाज़ आती है ना, तो कप्तान और ज़हर खाने लगते हैं। सांस लेने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो इधर मास्टर सेवेंथ को बता देता है, तो मास्टर सेवेंथ यहाँ पर थोड़ी समझ में आ जाते हैं। दोनों इस दौरान रिस्पेक्ट दिखाते हैं और मास्टर की आवाज़ आती है, अच्छा एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग ज़हर अच्छे से खा रहे हो ताकि लगे कि नहीं वो सच में है। जू की तरफ देखते तो उनकी आंखें थोड़ी नम्र हो जाती है। कप्तान देखते हैं यार और उस दौरान थोड़े उल्टे करते हैं और मास्टर सेवेंथ आकर के कप्तान को एक किक भी देते हैं और कहते हैं तुमने तुम्हारी एक्टिंग स्किल भी अच्छी नहीं, कितने कम जहर खाए तुमने, अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। कैप्टन फिर भी मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया है। सो के अलग फट रही थी इन द सेंस कि अब उसको बहुत जहर भी खा चुका था, कुछ कह भी नहीं पाता है। इस दौरान मास्टर एक लुक देते हैं कप्तान की तरफ, फिर उससे बात करने लगते हैं एकदम प्यार से, फोर्स से बिलेंग। तुम्हारी आदत तो नहीं है झूठ बोलने की, ठीक है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें फोर्स कर रहा है इन चीजों में, लेकिन समझता हूँ वो पुराना क्रिमिनल आदमी है। बट जो फिर भी बोलता मास्टर मैं और मेरा बड़ा भाई मिल के इस प्लान के साथ आए थे। मास्टर सेवंथ कहते अभी भी तुम अपने बड़े भाई को बचाने को देख रहे हो। इस दौरान मास्टर सेवंथ कुछ पिल्स एंटीडोट वाले जोकिंग को दे देते हैं, फिर कप्तान की तरफ देखते हैं, देखो तुम्हें बड़े भाई हो, छोटे भाई को इन चीजों में पुश कर रहे हो। तुम मुझे बुलाना ही चाहते थे तो कोड मैसेज भेज देते थे। हमारे छोटे भाई को तो इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है। अब एक सील तुमने और रिलीज कर लिया तो तुम ज्यादा उछल रहे हो। इधर जू देखता है कप्तान की तरफ कि अच्छा मतलब था कोड, लेकिन याद में बता नहीं रहा था। कप्तान बोलने जाते तभी मास्टर कहते तुम तो बोल रही, और फिर बोलते फोर्थ सिबलिंग तुम बताओ। जू बताना शुरू कर ये चीजें अभी तक जो हुई थी। इवन वो गॉड फिंगर के बारे में भी बता देता है, जिसकी वजह से जू की जो बॉडी है उसमें भी चेंजेस आए थे। कप्तान भी पहली बार सुन रहे थे, उनकी आंखें एकदम बहुत चक्की रह जाती है। मास्टर सेवन ज्यादा रिएक्शन कुछ देते नहीं और मास्टर फिर कहते तुम दोनों ने काफी डेयरिंग काम किया गोल्ड कोर में, तुम लोग गॉड के खिलाफ प्लानिंग करने लगे। चलो फोर्थ सिबलिंग तुमने सभी चीजें बता तो दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल में जाओ, बस नॉर्मल रहो। मास्टर सेवन फिर यहाँ से निकल जाते हैं। काउंटी कैपिटल में ही कहीं प्रकट होते हैं। उनकी ऑरा उन्होंने मास्क कर लिया था, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, चंभित थे कि यार इस बंदे को मैंने एक सच में मॉन्स्टर है पूरा मेरा ये शिष्य। फिर वो हंसने लगते हैं, उनके चेहरे पर एक प्राउड एक्सप्रेशन था कि ऑब्वियसली मास्टर कौन है, मैं हूँ। अब इस दौरान कप्तान जो की तरफ देखते कि तुमने क्या मैसेज भेजा था मास्टर को कि इतने गुस्से थे। इधर जो बोलता वो सब छोड़िए, कोड वर्ड्स है लेकिन आप बताए नहीं। और कप्तान तुरंत प्यार से एकदम जो से बात करने लगते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। हालांकि जू का चेहरे पर कोई वो अब भाव ही नहीं आता। कप्तान बोलते यार तुम कब सीखोगे एक्सप्रेशन देना, बट तुम ये सब समझो कि अब हम फैमिली हैं, तुम्हारे पास पैट्रियार्च है, यानी वो ब्लड स्मेल्टर की बात करता है, मास्टर है, सेकंड एल्डर सिस्टर है तुम्हारी, थर्ड सिबलिंग है, मैं तो हूँ ही। और मैंने कहा था कि हम दुनिया साथ में ट्रैवल करें एक फैमिली की तरह। और उसमें लग रहा था यार कप्तान सच में बड़े भाई हैं। जू के भी दिल में ना वो वार्म तो बोलते हैं ना, जो फैमिली फीलिंग वाली भावना आती है, बहुत प्रभावित होता है। और कप्तान तभी गला साफ करते बोलते इसलिए मैं सोच रहा था कि इस जहर से छुटकारा पालो मेरे लिए। और तो इस दौरान एंटीडोट पिल वगैरह कप्तान को दे देता है। अब जहर और तुरंत निकल जाते, कप्तान पीच खाने लगता है और फिर बोलते अब तो मास्टर आ चुके तो हमें ज्यादा लोड लेना नहीं है, मैं तुम्हें पता ही चुका हूँ इन चीजों में, वो महारथी आदमी है। एक काम करो बस ऑलकॉन्ग से मेरे लिए काम करवा दो, मुझे वो करेक्शन डिवीजन के अंदर जाना था। मैं गया था कल और मैंने मतलब ये कॉन्ग से यांगलोंग की बात कर रहा था ऑलकॉन्ग बोल के, तो माउंटेन रिवर को मैंने बचाया था, इसलिए उतना पहले जैसी भावना नहीं रखता है जैसे चिढ़ता था, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं करता। बेसिकली मैं मेरी अमेजिंग लेडी पीची को लेकर जा रहा हूँ जेल में किसी से मिलवाने। बोलता अब आप तो एक दूसरे को जानने लगे हैं। तो कप्तान बोलते हाँ एक बार मैं वो याओ मेंशन गया था, लेडी पीची वहाँ पर काफी दुखी थी। कप्तान से तो रहा नहीं जाता, उनके बड़े बड़े ऐसे बोल देते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। मैंने उनको थोड़ा संभाला और मैं उसी दौरान प्रॉमिस कर गया उसको कि मैं तुम्हें याओ क्लैन के लोगों से मिलवाऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है देखो याओ क्लैन के लोग अभी जेल में है। अब जो उस दौरान कमांड सोर्ट से कॉन्ग को मैसेज भेज देता है, बता देता है कि कैप्टन के बारे में कि उनको मिलना है, और मान भी जाते कॉन्ग ऑब्वियसली। जरा को ये तो समझ में आता है कि कप्तान ने जो बात कही थी कि हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा वही ज्यादा जरूरी है, तो जू को ये बात समझ में आती है। और जू उसके बाद स्वॉर्ड से इस पैलेस की तरफ पड़ जाता है। उसका प्लान अब था एक नया लाइफ लैम्प खरीदना, क्योंकि अगर आपको अपना कल्टीवेशन बहुत जल्दी इंप्रूव करना है तो भाई बैटल प्रोग्रेस बढ़ाना है, और लाइफ लैम्प से बेहतर क्या ही हो सकता है। और ये सोचता है देखो अभी इसके पास 10 हेवनली पैलेस है, मतलब फुल्ली मैटेरियलाइज बोल सकते हो, 7 इसके रॉ कल्टीवेशन के हैं, 3 लाइफ लैम्प से बने हैं। और स्वॉर्ड से इस पैलेस का जो खजाना वाला घर था यानी ट्रेजर हॉल, ये वहां पहुंच जाता है। मिलिट्री क्रेडिट्स वगैरह तो थे, तो उनके थ्रू एक लाइफ लैम्प खरीद। और कुछ चीजें उसको पता थी, सेवन प्रिंस ने जो मिलिट्री लॉ लगा रहा है, ये बहुत सारी चीजें जो उसको कि कॉन्ग ने बताया था। और जू को समझ में आता है कि सेवन प्रिंस काफी बड़ा मास्टरमाइंड है, उसके गोल बड़े हैं। क्योंकि जू के दिमाग में ये था देखो पर्सनल लेवल पे इस इंपीरियल प्रिंस को तो ये पसंद नहीं करता था, लेकिन बड़ा पिक्चर देखो तो ठीक ठाक था, लोगों के हित में थोड़ा बहुत काम तो कर रहा था। तो फिलहाल इसको जो लाइफ लैम्प मिलती है वो एक ब्रोकन स्वॉर्ड के जैसा दिख रहा था, ब्लैकिश कलर में, खतरनाक किलिंग कंटेंट था उसके अंदर। अब देखो अगर आप स्वॉर्ड से इस पैलेस से लाइफ लैम्प ले रहे हो तो एक फायदा
है क्या होता है कि उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ पर, जेट स्लिप वगैरह मिल जाती है। अब ऐसे मिलता है तो आपको पता है उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो ये जो था, इसका नाम था गॉड डिवोरिंग लैम्प, और पूरा इसका इन्फॉर्मेशन था कि कहाँ से आया। इपोक ऑफ प्राउड सेरेनिटी जो थे नाइन्थ हेवनली मार्शल, बहुत पहले, ये उनके खानदान से आता है। एक जनरल थे बेसिकली वो, जो डार्क सेरेनिटी एम्पर थे उनके अंडर में। सो इस पे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है, वॉयलेट क्रिस्टल से इसको सप्रेस करता है, फिर शैडो से इसको टेस्ट करवाता है। कोई बेलफुल और ऐसे ना रह जाए जो इसको बाद में नुकसान कर दे, पावरफुल और इवन ये इसे अपने D132 वाले जेल में भी डाल देते। मतलब अगर फिंगर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, यानी कि इस लाइफ लैब में कुछ ऐसा गंदी और नहीं है, जो भी बोलो बेलफुल और फिर डाओ ब्लू ग्रीन ड्रैगन से टैप करवाता है इस पे एनर्जी से। ऐसे ही करके घोस्ट वाला जो इसका माउंटेन था हर एक जगह से करा लेता है, फिर जाके ये निश्चिंत होता है कि इसको अब ये यूज कर सकता है। उसके दिमाग में ये भी था कि अब फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल जा रहा हूँ, तो इसका जो आखिरी बचा हुआ है ना हेवनली पैलेस, जो कि बिना लाइफ लैम्प वाला है, वो फुल्ली बन जाएगा। फाइनली इस लाइफ लैम्प को ये एब्जॉर्ब कर लेता, तो ऑब्वियसली ये फुल्ली मेटेरियलाइज तो तुरंत ही हो जाते हैं क्योंकि लाइफ लैम्प है। अब जू के पास 11 हेवनली पैलेसेस हो चुके थे और इसकी बहुत ऊपर चली जाती है। अगर नस एंड सोल कल्टिवेटर फील कर लेना तो भाई उसकी भी फट जाए। समय इस दौरान गुजरते जाता है और इस दौरान वो दिन आ चुका था जिस दिन फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल खुलने वाला था। सू का कमांड वर्ड भी वाइब्रेट होने लगता है। कॉन्ग जियांगलोंग इसका वेट कर रहे थे बाहर, और दोनों मिलते हैं उस तरफ, देखते हैं जहाँ पर पहले होता था करेक्शन डिवीजन, क्योंकि अब तो वहां पर नहीं है ना, अब तो उसको स्वर्डसेस पैलेस के अंदर डाल दिया गया था। अब जो पहले बैच ऑफ कल्टिवेटर्स एंटर कर रहे थे ऑब्वियसली सी सीलिंग काउंटी के स्वर्डसेजेस थे, और सभी जुरान वहां पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। जू और कॉन्ग भी वहां पर पहुंच चुके थे स्वर्डसेज यूनिफॉर्म वगैरह पहन करके। अब ये लोग भी आगे जाते थे जहाँ पर स्पिरिट ट्रोब लेवल के स्वर्डसेजेस थे। ठीक है, पावर लेवल में मैच नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ने जो काम किया था भाई, बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता था। थोड़े समय में यहाँ पर सेवेंथ प्रिंस वगैरह भी आ चुके थे। सेवेंथ प्रिंस ऊपर से देखते, अच्छा ये वो है जू किंग जिसके बारे में तुम लोग बहुत बात करते हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हाँ में सर लाते, बताते कि हाँ वो पैलेस लॉर्ड के अंदर में सेक्रेटरी जनरल था। ग्रैंड एम्परर असेसमेंट में 30,000 मीटर का पिलर ऑफ लाइट मिला था, तो टॉप फिगर बोल सकते हो आप अभी उसे सी सीलिंग काउंटी में। और सप्लाईज के समय इसने क्या काम किया था। सेवेंथ प्रिंस को बाकी क्या सर्विसेज परफॉर्म की जू किंग, उससे फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान एक ही जगह जाता है कि 30,000 मीटर का आर्ट लेवल का एसेसन मिला इसे, असेसमेंट बहुत बड़ी बात है। तो इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी से दोबारा पूछते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हाँ में सर हिलाते और एक स्माइल देते, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 30,000 मीटर लाइट की वजह से प्रिंस भी एक बार को हिल गया था, क्योंकि उसका असली मायना ये समझता था। धीरे 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 और भी स्वॉर्ड से जैसे इकट्ठा होते जाते, जैसे कि किंग क्यू, निंगयान, कप्तान तो ऑब्वियसली आ चुके थे। किंग क्यू निंगयान पीछे अपना शांति से खड़े थे। कप्तान को फर्क नहीं पड़ता था फॉर्मेलिटी और मिलिटी से, सीधा कंधा उंधा मारते हुए आगे पहुंच जाते हैं। कुछ लोग स्माइल भी देते हैं चेनेरनियो को, क्योंकि फ्रंट लाइन बैटल में भाई कप्तान ने भी दिखाया था कि क्या हूँ मैं। क्योंकि बहुत सारे मतलब स्वॉर्ड से जिस ऐसा बैटल में लग रहा था मारे जाएंगे, लेकिन कप्तान ने बचाया था। इवन कप्तान दे और ऑल काओ क्या हाल है, याद है तुम्हारा कल्टीवेशन बेस आई है, लेकिन तुम्हें लाशों का ढेर सा किसने उठा के लाया था। तुम्हारी हथड़ियाँ उतड़ियाँ मैंने सीली थी, और रिकॉर्ड तुम्हारे हाथों आ रहे हैं वापस। चलो अच्छी बात है, मेडिसिन वगैरह मैं दे दूंगा। जो मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस है, कप्तान अपना मस्त फेंकते फाकते ऑब्वियसली हेल्प करते थे। हाई लेवल के भी कल्टिवेटर कप्तान से भाई, सोचो आपकी स्पिरिट ट्रोव कल्टिवेटर्स भी हैरान थे कप्तान की तरफ देख कि उनको भी इन्होंने बचाया था। जो कुछ को तो मीट वगैरह दिया था खाने के लिए कप्तान ने। ये सुन करके कॉन्ग भी हैरान थे। कप्तान के लिए एटीट्यूड चेंज नहीं होता था, लेकिन इतने लोगों की बात सुन करके थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन कम होता है, क्योंकि सबको मालूम था ना कप्तान भाई है तो ठग आदमी। कप्तान इस दौरान देखते हैं ऑल कॉन्ग को, यानी कि कॉन्ग जियांगलोंग को, और बोलते हैं ऑल कॉन्ग तुम क्यों मेरे से इतना ऐसा चिढ़े रहते हो, भूल गए क्या मैंने माउंटेन रिवर को उठा के लाया था अपनी पीठ पे। बदले में कॉन्ग कुछ नहीं कहते। कप्तान को अलग मजा आता है, लेकिन फिर वो जू की तरफ देखते, एक हक देते हैं, फिर बोलते हैं ओल्ड मैन मिले तुम्हें, कहीं देख नहीं रहे हैं। मैं बता सकता हूँ गए तो नहीं है, हमने उन्हें स्कैम किया था ना, तो वो भी हमें स्कैम करेंगे। कप्तान आजू बाजू मुंडी घुमा रहे थे, कल्टिवेटर्स की तरफ देख रहे थे कि कहीं दिख जाए मास्टर सेवन, बट नहीं दिखते। जू भी थोड़ा सरप्राइज था, वो भी ढूंढ रहा था, वो मिले नहीं थे। सेवन प्रिंस को इधर दिखाया जाता, जिन्होंने येलो रोप वगैरह पहना हुआ था, बाल एकदम भाई के लहरा रहे थे, और उनके आजू बाजू में मतलब भाई ऑब्वियसली थोड़े पीछे में लेफ्टिनेंट गवर्नर, 3 कमांडर इन चीफ ऑफ 3 पैलेस, फिर डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड, जनरल और टॉप लेवल के मतलब ऑफिसर्स वगैरह खड़े थे। एक बंदा था उनका जो आर्मी में था, जिसने ब्लड रेड आर्मर पहना था, हेलमेट भी तगड़ा था भाई, काफी बेलफुल और उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी। थर्ड से जिसका भी ध्यान उनकी तरफ जाता है। सेवन प्रिंस इस दौरान ग्राउंड पर लैंड करते हैं और फिर बोलते देखो फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल जो है इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, और आपको भी पता है देखो फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल जो बेसिकली है वो अपना
जो करेक्शन डिवीज़न था ना उसकी ही गहराइयों में था, जहाँ से वो होल था, जहाँ से अभी करप्शन बाहर निकल रहा था। वो फिर समझाते हैं कि देखो 4 दिन है, तुम लोग को पहले जाना है, फिर दूसरी टीम जाएगी, तो तुम लोग बाहर आ सकते हो, ये तुम्हारा मिशन है। और फिर वो जो जनरल ब्लड हॉरर थे, जिनका रेड हेलमेट था, बेल फ्लोरा थे, उन्हें बोलते हैं, तुरंत रिस्पेक्ट दिखाते हैं, आगे आते हैं। उम्मीद है कि आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे। और ये भी बोलते हैं बिल्कुल। और फिर तुरंत का आदेश आता है कि ठीक है, फिर फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल को खोल दिया जाए। तुरंत देखो कुछ अपने हैंड साइंस वगैरह ये लोग बनाते हैं और उस जगह को खोल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा था ना, तो बहुत सारे इन्होंने जो होली टाइड प्रिजनर्स को पकड़ा था, वहाँ पर उन्हें डालने लगते हैं। तो उन लोगों की बॉडी करप्शन की वजह से फूलने लगती है। बेसिकली वो लोग करप्शन को एब्जॉर्ब कर रहे थे। इसी करके ना ये लोग लाते जाते हैं बहुत सारे होली टाइड के कल्टीवेटर्स को करप्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए। गंदा सीन था, सोचो आप, दुश्मनों को इस्तेमाल किया जा रहा है करप्शन को एब्जॉर्ब करने में, और वो तड़प रहे थे, और फिर उनको जेल में रख दिया जाता था। बेसिकली ये लोग अब म्यूटेंट बीस्ट सोल्जर बन जाते हैं ना, जिनके अंदर करप्शन जाता है कि चलो इन्हें वॉर में भेज दो, होली टाइड के खिलाफ ही। और जब करप्शन बहुत मिनिमल हो जाता है तो ये बोलते हैं कि चलो फर्स्ट वेव में जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकते हैं अंदर। अब इसके अंदर जाने वाले थे ब्लड हॉरर, बेसिकली बटन ग्राउंड के अंदर। साथ में जो 4 ऑनर गार्ड्स हैं स्वर्ड्स पैलेस के, वो भी जाने वाले थे, यानी कि डाउफिस सीमा, ऑनर्ड गार्ड, सन वगैरह, और 2 इंपीरियल स्वॉर्ड सेजेस भी जा रहे थे, 7th प्रिंस के साथ आए थे। ये लोग बेसिकली वॉइड रिटर्निंग के सेकंड स्टेज में थे। और ऑनर्ड गार्ड्स जो थे जस्टिस पैलेस और एडमिन पैलेस के, वो लोग भी जा रहे थे। जो भी इस ग्रुप के साथ मूव करता है, और इस होल में ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। जितना अंदर जाते हैं ना, करप्शन का लेवल ऑब्वियसली अंदर में जाता था। जब नीचे पूरा पहुंच जाते तो एक बड़ा सा स्पेल फॉर्मेशन दिखता है। ऑब्वियसली भाई बहुत सारे मैजिकल सिंबल्स थे, जहां पर शायद उस गॉड की बॉडी को सील किया गया होगा। इस दौरान इस लोग जू एरिया को आसपास को देख रहा था। कप्तान इसके बाजू में आ चुके थे, थोड़े पीछे में किंग क्यू और निंगयान थे। कप्तान की नजर पड़ती है निंगयान पर, उनके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाता है और बोलते हैं, और निंगी कैसे हो, तुमने मुझे मिस किया क्या? निंगयान स्माइल करते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं। इधर हमें कैपिटल सिटी में ही निंगयान को दिखाया जाता है, जो कि आंखें खोलता है, एकदम अचंभित था कि ये क्या हो गया। अपने घर से बाहर निकलता है, टॉप स्पीड में भागता है कैपिटल सिटी के किनारे की तरफ, जहाँ पर वो स्पेल फॉर्मेशंस वगैरह देखता है, जहाँ पर ओल्ड करेक्शन डिवीजन था, और देखता है कि बहुत कम लोग थे। बोलता है यार शिट, मैं ज़्यादा सो गया लगता है, लेकिन असंभव है, मुझे तो फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल में जाना था, अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों में मतलब मानो आंसू आ जाएंगे। फिर अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है कि अगर उसे किसी और ने देख लिया तो उसको लोग बोलेंगे ना कि देखो इसको जाना था लेकिन ये गया नहीं है, तो मतलब लालचन लगना, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि उसका नाम पहचान सब खत्म हो चुका है। अलग फीलिंग आती है उसको, जितने लोगों को भी जानता था ना, मानो वो इसका नाम हम सब भूल चुके थे। और उसके दिमाग में एक ही चीज आता है, गॉड मैजिक। यस, सोच के ही ना निंगयान पूरा अंदर से हिल जाता है। फिर उसे याद आता है कि कोई तो आया था इसके कमरे में कुछ दिन पहले, और उसने बोला था कुछ दिन बस वेट करना, चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। तो जहाँ पर वो मैजिकल सिंबल्स बना हुआ था, वहां पर जो भी अपने कल्टीवेटर से वो इकट्ठा होने शुरू हो चुके थे, और जो ऑब्वियसली उनमें आगे था, सबसे आगे में से एक था बोल सकते हो। यही जो होल है जहाँ पर ये एक फॉर्मेशन बना हुआ है, इसको अगर आप पार कर जाओ तो बेसिकली फॉरबिडन बाय द इमॉर्टल है। इधर कप्तान अचंभित थे निंगयान को देख करके, और उसके रेस्पॉन्स जो उसने जवाब दिया था कि नहीं बिल्कुल मिस नहीं किया था। और फाइनली कप्तान बोलते भी हैं कि तुम निंग थोड़े नॉटी हो रहे हो, और निंगयान फिर से काफी रहस्यमय तरीके से हंसता है। अब वो अपना राइट हैंड को उठाता है, अटैक करने जा रहा है क्या, लेकिन इस दौरान कप्तान से खुद को छुड़ाने लगता है, कप्तान को इग्नोर कर देता है। कप्तान को मजा आ रहा था क्योंकि कप्तान के हिसाब से निंगयान थोड़ी उन्हें मार सकता है या ऐसे चमाटोमाट। और अगर कप्तान कहते देखो मैं तुम्हें सच में मिस कर रहा था। कप्तान इस दौरान निंगयान को खींच के जू के सामने लाते हैं, आंखों से इशारा करते हैं। इशारा ये था कि देखो हमारा जो हथियार है आ चुका है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से। जू बोलने ही वाला था, लेकिन कुछ और कल्टीवेटर्स ब्लैक रोब्स में यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिनके जो फ्लक्चुएशंस थे ना कल्टीवेशन के, थोड़े अलग, काफी कोल्ड और अलग ही बोल सकते हो। इवन जब ये लोग आते हैं ना, तो इवन जो इंपीरियल कल्टीवेटर्स थे वो भी थोड़े पीछे हट जाते हैं इन्हें जगह देने के लिए। और इनके बीच में ज़ैंग शियुन पहले से काफी अलग दिख रहा था, गोल्ड कोर कल्टीवेटर था लेकिन और अलग थे। और गॉड फिंगर ने इसे कुछ बोला भी था, रेड मून जागने वाली है। शांति से जू पीछे हट जाता है, कैप्टन भी देखता है, और कैप्टन के चेहरे का स्माइल जा चुका था। निंगयान को लेके वो भी पीछे हट जाते हैं, और निंगयान बेसिकली बीच में खड़ा था, मतलब कैप्टन और जू दोनों को ब्लॉक कर रहा था इन लोगों से। इस दौरान ब्लड हॉरर पूरी चीजों की निगरानी कर रहे हैं, और फाइनली बोलते हैं कि पहले वॉइड रिटर्निंग कल्टीवेटर्स जाएंगे, फिर स्पिरिट ट्रोव। तो जो भी अपने वॉइड रिटर्निंग वाले कल्टीवेटर थे वो जाने लगते, और उसके बाद जैसे जैसे कल्टीवेटर जाते हैं बोलते हैं अब बाकी लोग भी जा सकते हैं। जू और कैप्टन वगैरह, साथ में किंग यू, कॉन्ग वगैरह भी अब उस होल में एंटर कर जाते हैं। अब जैसे उस एरिया में एंटर करते हैं ना, एक नया दुनिया है दिखता है सामने। जैसे होल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एक मिरर वर्ल्ड हो मानो सामने, जहाँ पर करप्शन लेवल काफी हाई था, और जू को थोड़ा सा ना बेचैनी सी फील होती है, जैसे कि पूरी एनर्जी जो है यहाँ की करप्शन वाली ये एब्सॉर्ब कर ले। कैप्टन इस दौरान अपना हाथ जो था
निंगयान के कंधे पर रख करके थे। जू को मैसेज भेजते हैं, मेरे छोटे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हम एक पोर्टल के अंदर हो? इधर ये लोग देखते हैं कि ज़ैंग शियुन को ब्लैक रोड कल्टीवेटर लेके जा रहे थे किसी और दिशा में, क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्ल्ड काफी बड़ा था। और इनका डिस्कशन ये होता है कि यार मास्टर कहाँ पे है? तो ये था कि शायद कि वो कुछ टेक्निक यूज कर रहे हो या फिर उन्होंने वेशभूषा बदली हो। कैप्टन भी बोलते हैं हाँ, मास्टर का कैरेक्टर अलग है। और बातचीत के दौरान भी कैप्टन ने ऐसा निंगयान को पकड़ के रखा था, निंगयान भाग न जाए, क्योंकि कप्तान को निंगयान का अलग इस्तेमाल करना था। अब कप्तान, निंगयान और सोकिंग एक अलग दिशा में निकल जाते हैं। बाकी कल्टिवेटर्स कहीं जा रहे थे, ये लोग अपना प्लान बना चुके थे, जैसा कि कप्तान का प्लान। अब यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट वगैरह भी थे जो कि वॉइड रिटर्निंग स्पिरिट ऑफ कल्टिवेटर से बैटल कर रहे थे। इस दौरान एक कोल्ड आवाज आती है, ऑब्वियसली ये ब्लड हॉरर की थी कि इस एरिया को पूरी तरह से साफ कर देना है ताकि सेफ लैंडिंग जोन बन सके जो बाद में लोग आने वाले हैं। ऑब्वियसली ब्लड हॉरर ही पूरे मिशन को टैकल कर रहे थे, तो इनका बात सभी लोग सुन रहे थे। तो इस दौरान कप्तान उपतान जहाँ जा रहे थे, अब जा नहीं पाते हैं, इनको किंग क्यू, कॉन्ग जियांगलोंग वगैरह सभी के साथ मिल करके वो काम करना पड़ता है। अभी ने भी वो म्यूटेंट बीस्ट वगैरह सब दिखाई दे रहे थे। जब करप्शन वगैरह ये थोड़ा क्लीन कर लेते हैं तो ऑब्वियसली रेस्ट का टाइम मिलता है, तो जू कैप्टन वगैरह निंगयान को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। कप्तान का सीधा था कि यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है, मिशन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हमें थोड़ा कुछ ढूंढना पड़ेगा। और निंगयान हमारे साथ तो चीजें काफी स्मूथ जाएंगी। जू भी इस दौरान निंगयान की तरफ देखता है, थोड़ा बुरा लग रहा था निंगयान के लिए, लेकिन निंगयान जैसे एक्टिंग करता है जू को थोड़ा अजीब फील होता है। और इस दौरान जू कहता है, मतलब बड़े भाई सपने की आप इतना कस के पकड़े छोड़ दीजिए ना, मतलब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। कप्तान कहते हैं मैं थका हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं छोटे निंगनिंग को बस सेफ रख रहा हूँ। और निंगनिंग की तरफ देखकर कहते भी हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो, है मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस दौरान ये निंगयान के बाल को भी ऐसा फेरने लगते हैं। निंगयान इस दौरान अलग लुक दे रहा था कैप्टन। और कप्तान कहते हैं देखो यार, मैंने पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ा है, तो मुझे मालूम है मुझे किधर जाना है, तो जहाँ तुम लोगों को लेकर चल रहा हूँ बस चलते जाओ। इस दौरान कप्तान कहते हैं यार, सुकिंग से डायरेक्टली डिवाइन विलिया जो भी बोल लो, यार ये निंगनिंग का थोड़ा व्यवहार मुझे अलग लग रहा है। जू कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसको पहले से शक तो हो रहा था, क्योंकि डेबेक प्रीफेक्चर में जू उसके साथ रहा था, तो उसको मालूम था कि निंगयान कैसा बिहेव करता है क्लोजली, क्योंकि जू ने उसके साथ सेक्रेटरीट डिवीजन में भी काम किया था। तो पूरी तरह से अब वो निंगयान को जान चुका था, इसलिए जू को भी व्यवहार अलग तो लग रहा था। लेकिन जू जैसे मैसेज भेजने जाता है कप्तान को कि हाँ ऐसा कुछ, तभी एक इसके दिमाग में आवाज आती है वार्निंग की तरह। तो जू एकदम शांत हो जाता है और कप्तान को दूसरा मैसेज भेजता है कि बड़े भाई, निंगयान का व्यवहार बदल गया, क्योंकि डेबेक प्रीफेक्चर में ना उसे वो जो फ्लावर था उसने बहुत इसे परेशान किया था, तो ट्रॉमा में है ये बंदा, कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। और जू के दिमाग में एक फिर से आवाज आती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, मतलब ऐसा टाइप में कि तुमने सही किया ऐसा बोल करके। और जू समझ चुका था ऑब्वियसली, ऐसे इससे कौन बात करेगा, इसके मास्टर हैं। इसको लगा नहीं था कि इसके मास्टर इसके साथ पूरे टाइम से थे और निंगयान के रूप में थे। अब मास्टर एल्डेस्ट ब्रदर को, यानी कि कप्तान को अच्छा से मजा चखाने वाले थे। जू को मन ही मन काफी दया आता है कैप्टन के ऊपर। और निंगयान भी अब कप्तान से बात करना शुरू करता है कि कप्तान ठीक है, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो भी है, लेकिन मैंने भी मेरा रिसर्च किया था, आपको तो मालूम है मेरी ब्लड लाइन काफी अद्वितीय है। मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ तगड़ा चीज है। कप्तान इस दौरान आके ऐसा मटकाते हैं और जू की तरफ से जू फिर से कप्तान को सिग्नल देने वाला था, लेकिन तभी निंगयान को स्माइल करते हुए देखता है। जू भी सीरियस हो जाता है, एल्डेस्ट ब्रदर हमें आगे बढ़ना चाहिए और निंगयान पर भरोसा करना चाहिए। कप्तान को और डाउट होता है, निंगयान के बाल को ऐसा सहलाते हैं कि लिटिल निंगनिंग यार तुम। तो तभी कप्तान को बोलता है कप्तान, कप्तान की हरकतें ये देख रहा था, ऐसा बाल सहलाते और किसको सहला रहा है, निंगयान को। बट निंगयान तो निंगयान नहीं है, वो तो मास्टर है। मतलब जू चाहता था कि कप्तान को बचा ले, बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। कप्तान को भी डाउट होता है, बाल सहलाते ही रुक जाता है, क्योंकि जू के थोड़ा एक्सप्रेशन देख लेते हैं कप्तान, हाथ पीछे खींच लेते हैं। निंगयान के पीठ की तरफ इनका हाथ जाता है, मतलब फाइनल चेक। निंगयान के पीठ पर ऐसा हाथ मारते हैं, जू आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि निंगयान भी इस दौरान कप्तान को रोकता नहीं है। कोई झाड़ प्रकट नहीं होता है, कप्तान के पसीने छूटने लगते हैं और निंगयान कप्तान को लुक देता है। कप्तान की एकदम फट जाती है। कप्तान अब एक्टिंग करता है कि लिटिल आह किंग, तुमने ऐसा क्यों मुझे बोला कि निंगयान के पीठ पर मैं मारूं? तुम्हें मालूम है ना ये सही चीज नहीं है। हमारे मास्टर ने हमें ऐसे सिखाया करने के लिए, किसी को ऐसा बुली करने के लिए। मास्टर ने हमें सिखाया है कि जो हमारे पे एहसान करे उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। सो कप्तान की तरफ देखता है कि अच्छा बेटा, मतलब अब बदलने शुरू हो गए। निंगयान इस दौरान कप्तान से कहता है एक बार और नहीं मारोगे? कप्तान अब गला साफ करते हैं, निंगयान की तरफ देखते हैं और कप्तान की फटनी और शुरू होती है। फिर अब कप्तान नजरें हटाने लगते तो निंगयान फिर से बोलते हैं कि अरे बाल और मेरे सहला लो। और कप्तान जू की तरफ देखते कि छोटे भाई, मुझे तुम्हें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा। जब लास्ट टाइम जब निंगयान ने हमारे मास्टर के खिलाफ बुरे शब्द कहे थे तो पीटने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया था। लेकिन कोई ना निंगयान, मैं तुम्हारे पर ज्यादा
प्रेशर नहीं दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम अगर हमारे मास्टर के बारे में कुछ गलत बोले कभी, तो तुम बचोगे नहीं। मैं चैनर नहीं हूँ, ऐसा बंदा जो हूँ ही नहीं कि जो मेरे मास्टर की बुराइयाँ सुन लो। एक बार बोल देना मैं ढूँढ-ढूँढ के उसे पीटता हूँ। तो मेरा छोटे भाई, तुम मुझे फ्यूचर में रोकोगे भी नहीं। मास्टर के लिए तो मैं अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँगा। ये सुन कर के निंग यान का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इधर ज़ू को समझ में आ रहा था और ज़ू कहता है, अरे ये तो धुंध जैसा दिख रहा है, कहीं वो ये वही तो चीज़ नहीं है। कप्तान कहते हैं, क्लाउड ट्रॉल? कप्तान तुरंत आगे आ जाते हैं, निंग यान को कवर कर लेते हैं। अरे निंग यान को ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कप्तान मतलब निंग यान इस दौरान कप्तान की तरफ देखते हैं। फिर निंग यान का आवाज आता है, तुम दोनों चलो मेरे साथ। धुंध में ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ज़ू फॉलो करते हैं। कप्तान थोड़ी देर इग्नोर मारते हैं, लेकिन दांत पीसते हुए फिर पीछे आने लगते हैं। तो तीनों इस दौरान इस पैलेस में काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। निंग यान अब इन्हें लीड कर रहा था और बीच बीच में म्यूटेंट बीस्ट वगैरह भी प्रकट होते थे। इतने तगड़े कि दोनों हैंडल नहीं कर सकते थे, लेकिन तुरंत ही वो बीस्ट आसपास इनके आते ही ऐसा मरने लगते थे, राख में बदल जाते थे। ज़ू या कैप्टन ये दोनों काफी शॉक्ड होते। एक तो वॉइड रिटर्निंग फर्स्ट स्टेज का म्यूटेंट बीस्ट आ गया था, लेकिन तुरंत राख में बदल गया था। तो ज़ू तो और अचंभित हो जाता और कप्तान और ज़ू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते कि मतलब अब उनको तो पूरी क्लैरिटी मिल चुकी थी कि ऑब्वियसली ये मास्टर ही है। ठीक है, लेकिन उनका बैटल प्रोवेस क्या है इन्हें पता नहीं था। कि अब सोचो यार, वर्ल्ड रिटर्निंग के फर्स्ट स्टेज का बंदा ऐसा कैजुअली मर रहा है, मतलब सामने वाला किस लेवल पे। मिनिमम वर्ल्ड रिटर्निंग के सेकंड स्टेज में तो है। कप्तान के दिमाग में तो यही आता है कि उसके भी ऊपर। ज़ू भी उस बात से सहमत था, क्योंकि आप खुद सोचो, वर्ल्ड रिटर्निंग सेकंड लेवल का भी बंदा अगर फर्स्ट लेवल के बंदे को मारना भी चाहे तो तुरंत तो नहीं मार पाएगा चुटकियों में। अब जैसे जैसे अंदर पढ़ते जाते ना, करप्शन का जो लेवल था, जो औरत थी वो और बढ़ते जाती। ज़ू खुद को अभी तक अंडर कंट्रोल रखा हुआ था, नहीं तो इसको ऐसा इस करप्शन का और एब्जॉर्व करने का काफी मन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा कर भी नहीं सकता था ना, बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई भी इसे देख लिया तो शक हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन इस दौरान इसकी बॉडी में, अगर आपको याद हो तो, गोल्डन कलर के धागे हैं। जब से इसकी वो गोल्डन बॉडी टाइप कुछ बनी थी, तो वो अपने आप मतलब कि रिलीज होने लगते हैं और तो खुद हिल जाता है। एक गोल्डन थ्रेड बस प्रकट होता है और जैसे ही प्रकट होता है ना, इसका पॉइजन कोर या वॉयलेट मून या कोस्ट एम्परर माउंटेन पूरा हिल जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए उसे देखते हैं। तो ये जो औरत है रेशी का जो प्रकट होता है, उसे पॉइजन कोर ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, लगभग 50%, वॉयलेट मून 30 और कोस्ट एम्परर 10। वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि जो ऑरा एब्जॉर्ब करने का इसका जो चाह था ना, मतलब अपने आप बॉडी का, वो और बढ़ते जाता है। थोड़ा सा कंट्रोल लूज करता है और एक वर्टेक्स बन जाता है जो कि करप्शन को इसकी तरफ खींचने लगता है। ज़ू फिर अपने कंट्रोल को टाइट कर लेता है कि यार ऐसे सही नहीं है। निंग यान ऐसा रुक के ज़ू की तरफ देखते हैं और काफी अचंभित थे, खुश भी थे। ज़ू कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी जमीन हिलने लगता है और करप्शन की तरफ बढ़ने शुरू हो जाता है काफी तेजी से। तुरंत लेकिन निंग यान आगे बढ़ता है, ज़ू और कैप्टन को पकड़ता है और यहाँ से निकल जाता है। 50 किलोमीटर की दूरी पर लेके इनको प्रकट होता है। ताने सुरान ज़ू की तरफ देखते कि छोटे भाई तुम भी। निंग यान बोलता है तुम चुप रहो। अभी जुरान निंग यान ज़ू की तरफ देखता है, काफी खुश थे और बोलते हैं कि फोर्सिबल हमारी बॉडी की वजह से वो चीज हुआ था ना, जो म्यूटेंट बीस्ट तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और करप्शन भी। ज़ू बोलता है हाँ मास्टर, ये मेरी जो बॉडी है वो वाली जो प्रकट होती बड़ी सी गॉड फिंगर की वजह से बनी। ज़ू ने पूरी चीजें बताई थी वैसे भी इन्हें, मतलब जब मास्टर 7 यहाँ पर आए थे तो। और मास्टर 7 समझाते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो ऑरा है ना करप्शन की, देखो गॉड बॉडी जो है यहाँ पर उस बंदे की, उसका ये क्लोन है जो तुम्हारे अंदर है, उसका फिंगर, तो उसकी ओरिजिनल बॉडी यहीं पर है, इसलिए तुम को वो करप्शन की ओरा अट्रैक्ट कर रही है और ज्यादा कुछ नहीं। और फिर दिखाते कि तुम ऐसे गोल्डन ऑरा बन रही होगी ना, वो अपनी ऑरा दिखाते हैं। मास्टर 7 देखते हैं ज़ू की तरफ। ज़ू बोलते हैं हाँ, इसके भी हेवनली पैलेसेस में ऐसा ही अब गोल्डन कलर का एक ऑरा बन रहा है, बस छोटा है अभी, बहुत मतलब माइन्यूट सा है। और काफी खुश होते हैं और मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ मेरे इस मेधावी छात्र से, हम दोनों मिलकर के धरती और आकाश को हिला के रख देंगे। कैप्टन भी अपने हाथ को ऐसा खोलते कि यार काश मेरे पास भी वैसे और होते। मास्टर मेरे बारे में क्या है, मैं आपका मेन डिसाइपल हूँ, सबसे बड़ा। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नया एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।